समीकरण में अब आगे आपको इबारती प्रश्न हल करने हैं। इबारती प्रश्न का मतलब होता है कि कथन दिया हुआ होगा और आप सवाल के रूप में उसको समीकरण के रूप में बनाएंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ टाइप के बताने जा रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि सभी के वीडियो बना करके अपलोड करना संभव नहीं है, आप लोगों को अभ्यास करना होगा बाकी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं, संख्याओं पर आधारित पहले रखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई संख्या अपने वर्ग से 42 कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन रखा है, 40 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 375 है। अगला क्वेश्चन रखा हुआ है, दो प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया, दो प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें 3 का अंतर है और जिनके वर्गों का योग 117 है। तो हम देखते हैं कैसे हल करना होता है इनको। ठीक है, पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। कोई संख्या अपने वर्ग से 42 कम है, ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x, तो संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, x²। अब प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे चलना है हमको। संख्या अपने वर्ग से 42 कम है, यानी कि संख्या के वर्ग से संख्या को घटाए तो अंतर कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए, है ना। यही बनेगा, संख्या के वर्ग से संख्या को घटा दे तो दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। द्विघात समीकरण हमारा बन गया। इसको हल करना है तो पक्षांतर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, x² - x - 42 बराबर 0। यानी कि हम अब मध्य पद को दो भागों में बांट करके गुणनखंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² - 7x + 6x - 42 बराबर 0। यानी कि हम क्या लिखेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x - 7 + 6 कॉमन ले लेंगे तो x - 7 बराबर 0। यानी कि क्या हो जाएगा, x - 7 दोनों में मिल रहा है, यहाँ से x यहाँ से 6 बच जाएगा बराबर 0। फिर मैंने आगे हल करने के लिए बताया था, एक एक स्टेप को 0 के बराबर करते हैं। तो हम रख लेंगे, जब x - 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, यानी संख्या क्या है, 7। ठीक, पुनः जब x + 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -6 आ जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ऋणात्मक वैल्यू ज़्यादातर हमें नहीं लेनी है। ठीक, जब वह धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या कहेगा तो हम केवल धनात्मक संख्या ही लेंगे, ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे प्रश्नों में अधिकांशतः A to Z लगभग यही कहा जाएगा कि धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या। ठीक है, हालांकि इसमें मैंने प्राकृत संख्या नहीं लिखा है, यहाँ पर प्राकृत संख्या लिख सकते थे, या यहाँ पर चूंकि संख्या पूछा है तो संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो इसके लिए तो दोनों आंसर सही हो जाएंगे, पहले क्वेश्चन के लिए दोनों आंसर सही है। ठीक, आगे के लिए रख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दिया हुआ है, 40 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 375 है। तो क्या हो जाएगा, मान लेंगे, माना एक भाग बराबर x, इसलिए दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग सोचिए आप लोग क्या हो जाएगा, 40 - x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, गुणनफल 375 है ना। तो प्रश्नानुसार फिर से दोनों का गुणनफल x और 40 - x का गुणनफल कितना होना चाहिए, 375। यानी कि 40x - x² बराबर 375। इन दोनों को उधर ले जाओ तो हमें क्या बन जाएगा, x² - 40x + 375 बराबर 0 हो जाएगा। अब 375 के गुणनखंड चाहिए,
40 आए, हमें क्या मिल जाएगा? गुणनखंड ढूंढिए। क्या लिखेंगे आगे? x² माइनस 15x माइनस 25x प्लस 375 बराबर। ठीक है ना? यानी कि पहले प्रश्न में हम कॉमन ले लेते हैं x, क्या बचेगा? x माइनस 15 प्लस माइनस फिर से आगे क्या कॉमन आएगा? 25, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 15 बराबर 0। यानी x माइनस 15 दोनों से हमें कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। तो हम एक एक को 0 के बराबर करेंगे। जब x माइनस 15 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा? 15। यानी कि पहली संख्या क्या हो गई? 15। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 40 माइनस x है, 40 माइनस 15 यानी क्या बचेगा? वही 25। ठीक है ना? दोबारा इसको रखेंगे 0 के बराबर तो फिर यही चीज मिल जाएगी, पहले 25 फिर बाद में 15 मिल जाएगा। ठीक है ना? दो आंसर रहेंगे, दोनों सही रहेंगे। ठीक, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हमने हल कर दिया। तीसरा आप लोगों के लिए रखा हुआ है, आप लोग अपने से हल करेंगे। मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, समकोण त्रिभुज से सवाल मैंने रख दिए हैं आगे दो ठो, दोनों को बताई दे रहा हूँ। आप लोग समझ लेंगे कि समकोण त्रिभुज से सवाल अगर आ रहे हैं तो आप लोग कैसे हल करेंगे। ठीक है, पहला दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं x प्लस 7 तथा x प्लस 9 सेंटीमीटर है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा मैंने क्षेत्रफल से संबंधित रख दिया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसका आधार लंब से 2 सेंटीमीटर कम हो तो x का मान, तो आधार और लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं x प्लस 7 और x प्लस 9 है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ पर कर्ण कौन सी होगी? ये x प्लस 9 कर्ण हो जाएगा। बाकी दोनों में से एक लंब है और एक आधार है। ठीक है ना? तो लिख सकते हो कर्ण क्या होगा? x प्लस 9, लंब और आधार किसी को भी मान लो। लंब मान लिया x, आधार मान लिया x प्लस 7। ठीक है ना? तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। कर्ण क्या है? x प्लस 9 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस x प्लस 7 का वर्ग। यानी हमें क्या मिल जाएगा? इसका वर्ग कर देते हैं x² प्लस 18x प्लस 81 बराबर x² प्लस इसका वर्ग करेंगे x² प्लस 14x प्लस 49। एक x² से x² कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को इधर ले आते हैं तो हमारा समीकरण क्या मिल जाएगा? x² प्लस 14x प्लस 49 माइनस 18x प्लस माइनस 81 बराबर 0। यानी क्या हो जाएगा? x² माइनस 4x और माइनस 81 को 49 कटा दो, कितना बचेगा? 11 में 9 2, इधर 7 में 4 3 बराबर 0। अब गुणनखंड कर देना है। क्या हो जाएगा गुणनखंड? मध्यम को दो भागों में बांटकर x² माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 बराबर 0। तो x का मान लेंगे तो x माइनस 8 प्लस 4 का मान लेंगे तो x माइनस 8 बराबर 0। यानी x माइनस 8 दोनों में मिल जाएगा तो यहाँ से बचेगा x प्लस 4 बराबर 0। तो जब हम x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 8 हो जाएगा। यानी कि हमें कर्ण कितना मिला? कर्ण है x का मान ही ज्ञात करना था, है ना? x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान आ गया। अगर इसी में आगे पूछ लेता कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर आप x का मान रख देते और आपको तीनों भुजाएं मिल जाती। ठीक है ना?
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कथन कह रहा उसी हिसाब से चलेंगे। क्षेत्रफल कितना दिए हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसका आधार लंब से 2 सेंटीमीटर कम है। लंब से 2 सेंटीमीटर कम है तो हम मान लेंगे, माना लंब बराबर x, इसलिए आधार कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर कम कर देते हैं। ठीक है ना? अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंब गुणे आधार। यही आप लोगों ने पढ़ा है। यानी 1/2 लंब कितना है? x, आधार कितना है? x - 2 बराबर क्षेत्रफल कितना है? 40 है। तो इसका गुणा कर देते हैं। इधर क्या हो जाएगा? x² - 2x बराबर 40 × 80। इधर उठा लाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x² - 2x -80 बराबर 0। अब हमें 80 के ऐसे गुणनखंड चाहिए कि 2 आए। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे बताइए आप लोग जल्दी से। हाँ, क्या लिखा जाए? x² - 10x प्लस 8x - 80 बराबर 0। यानी क्या हो जाएगा? x कॉमन ले लेंगे तो x - 10 प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x - 10 बराबर 0। x - 10 हमें दो जगह कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ से x + 8 बचेगा। जब हम x - 10 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10। यानी लंब कितना है? x यानी 10 सेंटीमीटर। आधार कितना है? x - 2 यानी 10 - 2 यानी कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और हम जब x + 8 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -8 आएगा। और कभी भी भुजा की लंबाई चाहे जैसा त्रिभुज हो ऋणात्मक नहीं हो सकता। यानी ये क्या है? अग्राह्य। यह मान ग्रहण नहीं किया जाएगा। यह मान क्या है? अग्राह्य है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन रखे हुए हैं। एक आयु संबंधी है और एक हानि लाभ संबंधित है। ठीक, दिया हुआ है रामू की 5 वर्ष पहले की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। रामू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो आयु संबंधी कैसे हल करना है ध्यान देना है। हम वर्तमान आयु मान करके चलेंगे। माना रामू की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले की आयु क्या रही होगी? 5 वर्ष पहले की आयु क्या रही होगी? x - 5 वर्ष रही होगी। आज से 5 साल कम रही होगी। फिर 9 वर्ष बाद की आयु, 9 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? 9 वर्ष से ज्यादा हो जाएगी। x + 9 वर्ष हो जाएगी आज से, वर्तमान से, है ना? अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? गुणनफल 15 है। इन दोनों का गुणनफल 15 है। यानी x - 5 x + 9 बराबर 15। हम तो घर समीकरण बनाएंगे और हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? दोनों गुणा कर देते हैं। x² - 5x प्लस 9x - 45 बराबर 15। पक्षांतर कर लेते हैं। x² प्लस 4x माइनस 60 बराबर। ठीक, गुणनखंड करना है। क्या मिलेंगे? x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन तो x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, यानी x प्लस 10 और x माइनस 6 बराबर 0। तो जब हम x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो
x बराबर -10 आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अग्राह्य, ठीक है। और जब x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 6, यानी वर्तमान आयु कितनी है, 6 वर्ष है, ठीक है ना। इस तरह से आप ये सवाल हल करेंगे। अब अगला हानि लाभ वाला देखते हैं। हाँ, क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपए। वस्तु के क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर लाभ का होता है ना। तो हम मान लेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपए, इसलिए लाभ कितना होगा, x प्रतिशत। लाभ कितना, क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर लाभ, ठीक है ना। यानी लाभ कितना हो जाएगा, x का x प्रतिशत, यानी कि x गुणे x बटे 100, यानी x स्क्वायर बटे 100 रुपए, इतना लाभ हो गया। क्रय मूल्य ये है, तो प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य धन लाभ बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य धन लाभ बराबर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य x, लाभ कितना है, x स्क्वायर बटे 100 बराबर कितना, 24। एलसीएम ले लेते हैं 100, तो 100x प्लस x स्क्वायर बराबर 24, यानी x स्क्वायर प्लस 100x बराबर 2400। 95 कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। अब 2400 के गुणनखंड करने हैं, क्या मिल जाएगा, 12 दूनी 24, यानी x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0। यानी गुणनखंड किया जाए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 120 माइनस इन दोनों में कॉमन जाएंगे 20, तो x प्लस 120 बराबर 0, यानी x प्लस 120 और x माइनस 20 बराबर। जब x प्लस 120 बराबर 0 करेंगे, x बराबर माइनस 120, ये भी क्या होगा, अग्राह्य हो जाएगा, मूल्य ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है ना। और जब x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 20 रुपए, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आज से द्विघात समीकरण समाप्त होता है। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने लगभग बता दिए हैं, टाइप बताए हैं, सारे क्वेश्चन नहीं बताए हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है और आप लोग आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। आगे मैं अगला चैप्टर कोई भी उठाऊंगा और आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा।